बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है और क्यों बनाते हैं। देखिए, अगर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, तो क्या वो काफ़ी है? बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास जो कैश का अमाउंट आ रहा होता है, तो अमाउंट तो मेरे पास लिया, मगर वो आया कहाँ से? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम समझ रहे कि हमारे पास कैश बहुत ज़्यादा है और वो हमारे पास फिक्स एसेट सेल करके आया हो, या हमारे पास अगर फंड्स की शॉर्टेज आ रही है तो हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि कहाँ गए। तो हम बेसिकली उसका फ्लो देख रहे होते हैं कि ऑपरेशन से कितना जनरेट हुआ हमारे पास, इन्वेस्टमेंट से कितना हुआ और फाइनेंस से कितना हुआ। तो इसकी डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और जो पीरियड होता है उस पीरियड का हमारा आता है, फॉर द पीरियड जो भी है। अब इसके अंदर बेसिकली हमारे पास तीन तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन तीन के ऊपर बेस करा था हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बेसिकली ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये बता रही होती हैं कि हमारे पास जो चेंज आया है कैश में, जो चेंज, तो कैश का चेंज ये बता रही होती हैं। तो इन तीनों का सम हमारे पास आ रहा होता है नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर ओपनिंग ऐड कर लेते हैं, जो बिगनिंग होता है हमारे पास कैश का। तो ये चेंज है और ये बिगनिंग है, तो ये हमारे पास कैश का एंडिंग बैलेंस निकल आता है, और ये हमेशा कैश के एंडिंग बैलेंस के बराबर होना चाहिए जो बैलेंस शीट में रिपोर्ट होता है। तो वो और ये अमाउंट हमेशा बराबर होगी, अगर नहीं है बराबर तो इसका मतलब हमने कहीं गलती की हुई है। नेक्स्ट फिर हमारे पास है कैश स्टेटमेंट के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो मेथड है इसके, एक कहलाता है डायरेक्ट मेथड और एक कहलाता है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। तो दोनों से ही, अगर हम चाहे डायरेक्ट यूज़ करें या इनडायरेक्ट यूज़ करें, तो दोनों मेथड से हमारे पास सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेंज आ रहा होता है। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के दो मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वो वैसे ही रहेंगी। तो बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग था, फाइनेंसिंग था और इन्वेस्टिंग था। तो ये डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो सेम रहेगी। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फ़र्क आएगा। डायरेक्ट मेथड से हमारे पास अमाउंट सेम आएगी, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मगर मेथड्स अलग अलग हैं। और इन तीन एक्टिविटी से मिलकर हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। फिर हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, और लेस कर देते हैं हम तमाम पेमेंट्स। बेसिकली सिर्फ ये इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज है। जितना भी कैश रिसीव्ड हुआ है हमें वो इनफ्लो में आ गया, और जितना भी ऑपरेशन से जितना भी हम रिसीव किया हमारे पास इनफ्लो में आ गया, और जितना भी हमने पेमेंट किए वो सब आउटफ्लो में चली गई। तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है कैश फ्लो का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो की। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद फिर हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट से मुराद वो तमाम आइटम्स जो नॉन कैश बेस्ड हैं, तमाम आइटम्स जो नॉन कैश बेस्ड हैं। मतलब हमारे पास जैसे आ गया डेप्रिसिएशन। बेसिकली हम डेप्रिसिएशन किसी को दे नहीं रहे होते, तो क्या उसमें कैश फ्लो होता है? मगर हमने अपने पास इनकम स्टेटमेंट में उसको माइनस किया होता है। तो एक ऐसा आइटम जिसमें कैश फ्लो नहीं हुआ मगर फिर भी हमारे पास नेट इनकम से वो माइनस हुआ है, हम उसको वापस ऐड बैक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में वो सब्ट्रैक्ट हुआ था, जबकि एक्चुअली फिजिकली वो फ्लो हुआ नहीं है। तो हम बना रहे हैं कैश फ्लो, तो कैश तो फ्लो हुआ नहीं, इसलिए हम उसको वापस से ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमने माइनस किया था इनकम स्टेटमेंट में। ये इनकम स्टेटमेंट को हमने बेस बनाइए और उससे हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे वो सब्ट्रैक्टेड था, जब ये कैश फ्लो नहीं हुआ तो हमने वापस से ऐड कर लिया। सेम यही हमारे पास बेड डेट का है। बेड डेट भी हम किसी को नहीं दे रहे होते, कैश फ्लो नहीं हुआ मगर फिर भी हमने माइनस किया होता है, तो उसको ऐड बैक कर लेते हैं। फिर हमारे पास होता है गेन या लॉस। गेन या लॉस वो भी फिजिकली एक्चुअली हुआ नहीं होता, सिर्फ हमारे पास इन रिपोर्टिंग में होता है। तो अगर हमने गेन किया था तो हमने उसको ऐड किया था। तो अगर गेन होगा तो हम उसको लेस करेंगे, और अगर लॉस होगा तो हम उसको ऐड करेंगे, रिवर्स होगा ये। क्यों? क्योंकि हमने गेन ऐड किया हुआ था इनकम स्टेटमेंट में, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, और लॉस माइनस हुआ हुआ था इनकम स्टेटमेंट में, तो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे।
तो सेम वही है हमारे पास, और हम सबको ऐड कर ले तो हमारे पास ये बन जाता है वर्किंग कैपिटल चेंज, कि हमारे पास टोटल कितना वर्किंग कैपिटल में चेंज आ गया। तो एक हमारे पास प्रॉफिट था, एक हमारे पास ये चेंज आ गया। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा है वो है हमारे पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस थी। इसमें क्या रहेगा, हमारे पास चेंज आएगा करंट एसेट्स का इंक्रीज या डिक्रीज, लायबिलिटीज का इंक्रीज या डिक्रीज। तो अगर हमारे पास करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे, और अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उनको ऐड कर देंगे। देखिए इसको आसान सा हम समझने की कोशिश करते हैं, एक छोटी सी हम ट्रिक बनाते हैं कि अगर आपके पास कोई एसेट बढ़ रहा है, तो लेट से आपने परचेज किया होगा, परचेज किया होगा तो कैश आपके पास से जा रहा होगा। तो अगर आपके पास एसेट इंक्रीज हो रहा है तो लेस कर दें, और अगर आपके पास एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो आप ये मान लें कि आपने उसे सेल कर दिया है। अगर सेल किया होगा तो आपके पास पैसे आ रहे होंगे, एसेट डिक्रीज हुआ होगा मगर पैसे आ रहे होंगे, कैश आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास इसको याद रखने की, कि अगर हमारे पास एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हमने अजीमी कर लिया, हमने बेचा है और बेचा तो पैसे आ गए, तो हमने कैश इनफ्लो हो गया तो हमने ऐड कर लिया। और अगर हमारे पास एसेट बढ़ रहा है तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमने उसको परचेज किया है, परचेज किया तो पैसे जा रहे होंगे, तो इसलिए हमने उसको लेस कर दिया है। ये सिर्फ याद रखने के लिए, बेसिकली इसकी वजह और है। ऐसे ही हमारे पास आ जाते हैं करंट लायबिलिटी के ऊपर। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो फर्स्ट कर लो हमने किसी उधार ले लिया, उधार लिया तो मेरे पास पैसे आ गए, पैसे आ गए तो मैंने उसको ऐड कर लिया। और अगर मेरे पास से करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हम एक लफ्ज मान लेते हैं कि हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दी तो हमारे पास से कैश चला गया, कैश गया तो वो डिक्रीज हो गया, लेस। तो इसमें हमारे पास तीन मेजर हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं। पहला है हमारे पास नेट प्रॉफिट का, दूसरा है हमारे पास तमाम नॉन कैश बेस्ड आइटम का, और तीसरा हमारे पास है वर्किंग कैपिटल का। और अगर हम इन तीनों को हम प्लस माइनस कर ले तो हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाती है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम सिंपल बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास एक होता है एसेट, एक होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो एसेट के अंदर भी फिर हमारे पास होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज साइड पे भी हमारे पास करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी होती है। तो हमारे पास अगर हम ब्रेक करें तो दो बन गए हमारे पास एसेट साइड, करंट एसेट्स और नॉन करंट, दो बन गए लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, और एक बन गया इक्विटी साइड। तो टोटल पांच हमारे पास एस्पेक्ट हो गए। उन पांच में से हम सिर्फ करंट का पार्ट ले रहे होते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, वो ये यहाँ पे आ रही होती है। तो ये बन गया हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग के अंदर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बात कर रहे होते हैं, मसलन फिक्स एसेट्स। देखिए बैलेंस शीट हमने ब्रेक की थी तो हमारे पास दो करंट ले लिए थे हमने, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट हम आते हैं एसेट्स में फिक्स एसेट। तो वो जो फिक्स एसेट है उसको हम देख रहे होते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसमें क्या रहेगा, हमने कोई डिस्पोज किया है या बेचा है तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा, कैश इनफ्लो होगा तो हम उसको ऐड कर लेंगे। और अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं, एक्वायर किया है, तो हमारे पास कैश जा रहा होगा, उसको लेस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है तो हम उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या करना है, फिक्स एसेट परचेज किए हैं तो लेस करेंगे, पेमेंट हो रही होगी, सेल किए हैं तो हम ऐड कर लेंगे, पैसे आ रहे होंगे, कैश इनफ्लो हो रहा होगा, और डिविडेंड्स हैं तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट हुई भी है। इन सबको सम अप कर लेंगे तो हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगा। फिर हमारे पास है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो याद रखें बैलेंस शीट की बात कर रहे थे तो दोनों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज वो चले गए ऑपरेटिंग में। फिर हमने फिक्स एसेट की बात की, वो चले गए हमारे पास इन्वेस्टिंग में। अब बचे हमारे पास दो एस्पेक्ट्स, वो कौन से थे, एक था हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट और दूसरा हमारे पास था इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी दोनों के दोनों हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिपोर्ट होते हैं। तो अगर हमारे पास शेयर्स बढ़ रहे हैं, इक्विटी बढ़ रही है तो हम उसको ऐड कर लेंगे, इक्विटी अगर डिक्रीज हो रही है तो हम उसको माइनस कर देंगे। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास डिविडेंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अगर हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो हम उसको ऐड कर लेंगे, और अगर डिक्रीज हो रही है तो हम उसको लेस कर देंगे। इसी की अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हमें बैलेंस शीट दी हुई है और उसकी हमें इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा हमारे पास एक सिनेरियो है ताकि हम कैश फ्लो को थोड़ा बेहतर समझ सकें।
तो हमारे पास कैश, रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, फर्नीचर और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसी तरह से हमारे पास डेट के अंदर हमारे पास से पेबल्स, करंट, डिबेंचर्स, नॉन करंट और शेयर्स और रिटेन अर्निंग हमें दी हुई है। सेल्स दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, इनको माइनस किया तो हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से हमने एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस माइनस किए तो और डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमारे पास नेट इनकम निकल आया। अब हमें इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम कैश फ्लो में कैश नहीं लेंगे, बचेगा क्या, बाकी तमाम चीज़ें ले रहे होंगे। अब रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री एक करंट का पार्ट है, पेबल्स करंट का पार्ट है, फर्नीचर फिक्स एसेट है, डिबेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और ये इक्विटी का पार्ट है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब यहाँ पे हमारे पास ना टैक्सेस है ना इंटरेस्ट है, तो जो नेट इनकम है वही हमारे पास कंसिडर हो रही होगी एज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास डेप्रिसिएशन क्योंकि नॉन कैश बेस्ड आइटम लेने, तो डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 16,000 था, अब 26,000 हो गया है एक्यूमुलेटेड। तो इसका मतलब है कि जो चेंज आ रहा होगा वो कितने का चेंज आ रहा है, वो 10,000 का आ रहा होगा। तो इस साल का हमारा डेप्रिसिएशन 10,000 का हुआ होगा। यहाँ पे भी हमें अलग से रिपोर्ट भी की हुई ये बात कि 10,000 का हमारे पास डेप्रिसिएशन है, तो हमने वो डेप्रिसिएशन ऐड कर लिया। इसके अलावा और कोई नॉन कैश बेस्ड आइटम नहीं है, मसलन बैड डेट यहाँ पे मौजूद नहीं है, गेन या लॉस हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम सिर्फ इसी को ही ले लेंगे। ठीक है, तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास बन गया 22,400। उसके आगे अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट हमें निकालना था चेंज, वर्किंग कैपिटल में चेंज। तो चेंज के लिए क्या था हमारे पास, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। हम बात करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है रिसीवेबल करंट एसेट है, इसका चेंज ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ये 2018 में था, ये हमारे पास 11,500 का, और 2019 के अंदर ये 6,950 का हो गया, मतलब ये डिक्रीज हो गया रिसीवेबल्स। अगर कोई भी एसेट डिक्रीज होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड डिक्रीज इन रिसीवेबल्स, जो डिफरेंस था हमारे पास। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास इन्वेंट्री भी हमारा करंट एसेट से वो 40,000 की थी और अब 36,000 की रह गई है, तो ये भी डिक्रीज हो रही है करंट एसेट से, तो डिक्रीज होगा तो हमारे पास ऐड हो जाएगी। तो हमने कर दिया ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्री। अब यहाँ पे फर्नीचर फिक्स एसेट है, हमारे पास फिक्स एसेट वगैरह पार्ट हैं, उनको छोड़ देते हैं, डेप्रिसिएशन हम ले चुके हैं। अब यहाँ आते हैं डेट पे, तो हमारे पास पेबल्स करंट लायबिलिटी है, 20,800 का था, अब 16,000 का हो गया है, डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब हमने पेमेंट की होगी, तो कैश डिक्रीज हो रहा होगा। तो हम क्या कर देंगे, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इन सबको हमने सम कर लिया, हमने इन दोनों का सम 22,400 था और इस बार हमने इन सबको प्लस माइनस किया तो हमारे पास 26,150 निकल आया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इन्वेस्टिंग पे आते हैं। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, हम देते हैं फिक्स एसेट्स को, तो फिक्स एसेट हमारे पास ये आ रहा है, फर्नीचर 60,000 का था, अब 91,950 का हो गया है, कम का था बढ़ गया है, इसका मतलब है हमने फर्नीचर मजीद परचेज किया होगा। कितने का परचेज किया है हमने किया है 31,950 का, तो 31,950 का हमारे पास कैश आ गया है, जो कि बेसिकली हमने परचेज किया, तो ये कैश आउटफ्लो है, इसलिए नेगेटिव में ही नजर आ रहा है। एसेट्स हो गए हमारे पास, करंट एसेट्स हो गए, फिक्स एसेट हो गए, करंट लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास रह गई फाइनेंशियल एक्टिविटी, जिसके अंदर हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी। तो डेट कितना था हमारे पास 2018 में था 20,000 का, 2019 में हमारे पास नहीं है, इसका मतलब हमने पूरी की पूरी पेमेंट कर दी है। तो डेट की अगर पेमेंट हो रही होती है तो हमारे पास कैश आउटफ्लो हो रहा होगा, तो हमारे पास डिक्रीज इन डिबेंचर्स, डेट की पेमेंट हो रही है तो आउटफ्लो हो रहा है 20,000 का। नेक्स्ट हम आते हैं ज़रा इक्विटी के ऊपर, कैपिटल पे। तो हमारे पास जो कैपिटल था वो था 56,000 और अब कैपिटल बढ़ के हो गया है 80,000, इसका मतलब है हमने नए शेयर्स इश्यू किए होंगे। अगर नए शेयर्स इश्यू किए तो हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा होगा। तो हमारे पास शेयर्स इश्यूड किए तो हमने उसको ऐड कर लिया,
तो ये हमारे पास आ गया फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब हम क्या करें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों को अगर हम सम कर लें तो हमारे पास चेंज आ जाएगा। आगे हमारे पास चेंज आएगा कि नेट चेंज कितने का आ रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कैश का बिगनिंग बैलेंस ऐड कर लेते हैं। कैश का बिगनिंग बैलेंस हमने ऐड कर लिया 9700, ठीक है। तो ये हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ गया, कितना आ रहा है 7900। तो ये इसके बराबर ही आना चाहिए। इसका मतलब हमने ये सवाल सही किया है। ऐसे हम एक और सवाल देखते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वो हमें सिर्फ दे रहा है कि 2017 और 2018 कैश के अमाउंट थे, फिक्स्ड एसेट्स हैं जो कि नेट करके दिए हुए हैं, मतलब इसका डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है। 300 के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस होके दिया हुआ है, बुक वैल्यू पे दे रहा है, और 130 पे भी डेप्रिसिएशन माइनस करके ये बुक वैल्यू पे दे रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हमारे पास रिडीमेबल कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है हमारे पास। इसके अलावा फिर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमने जो डिविडेंड्स यहाँ पे पे ऑफ किए हैं, जो डिविडेंड्स पे ऑफ किए हैं वो है 80 के, जो हमें गेन ऑन सेल है वो 20 का हुआ है, और जो टोटल हमने फिक्स एसेट परचेज किए वो किए हैं 250 के। इसके अलावा हमें बता रहा है कि हमने फिक्स एसेट्स डिस्पोज किए वो 60 की थी, उसकी कॉस्ट थी, और जो उसकी बुक वैल्यू थी वो 40 की थी। तो हमें इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट इनकम या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। यहाँ पे नेट इनकम मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हम नेट इनकम निकालेंगे। तो नेट इनकम निकालने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है वो होता है हमारे पास रिटेन अर्निंग का बिगनिंग बैलेंस, रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस, इसमें से हम लेस कर देते हैं रिटेन अर्निंग की बिगनिंग बैलेंस को, और हमारे पास अगर कोई रिजर्व है या डिविडेंड है तो हम उनको ऐड कर लेते हैं, रिजर्व एंड डिविडेंड्स। तो हमारे पास इनकम निकल आती है, ये लेस नहीं है, ये ऐड है। तो हमारे पास नेट इनकम निकल आती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एंडिंग बैलेंस था वो था 800 का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब रिटेन अर्निंग 800 का था, बिगिनिंग था हमारे पास 500, तो 800 माइनस 500। रिजर्व, यहाँ पे हमारे पास कोई रिजर्व मौजूद नहीं है, हाँ डिविडेंड है जो कि 80 का है, तो हमने यहाँ पे डिविडेंड ले लिया और सबको प्लस माइनस कर लिया, तो हमारे पास 380 की नेट इनकम निकल आई, जो कि हमारे पास यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो गई नेट इनकम में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन कैश बेस्ड आइटम थे। अब वापस आते हैं हमारे पास, यहाँ पे कोई नॉन कैश बेस्ड आइटम नहीं दिया हुआ, बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा, तो ये अमाउंट निकलेगी कहाँ से और कैसे निकलेगी। तो देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास फिक्स्ड एसेट था 300 का, फिक्स्ड एसेट था हमारे पास 300 का, और हमारे पास जो बिगनिंग था वो था 130 का। तो पहले हमारे पास फिक्स्ड एसेट से 130 के, अब हो गए 300 की। इसका मतलब है कि अगर फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं तो हमने परचेज किया होगा, कितने का परचेज किया, इनका डिफरेंस ले तो हमारे पास परचेज आ रहेगा। तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है 300 और 130 का, वो आ रहा है 170 का। तो इसका मतलब हमारे पास 170 के एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, 170 के एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि परचेज की वजह से हुए हैं। मगर वो कह रहा है कि जो टोटल फिक्स्ड एसेट परचेज किए वो 250 के, परचेज 250 का किया है, मगर हमें जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 170 का। तो इसका मतलब है हमने 250 का परचेज करने के बाद 80 का सेल कर दिया होगा, जब भी हमारे पास 170 का नजर आ रहा है। तो हमने 80 का सेल कर दिया फिक्स्ड एसेट, ठीक है। 250 का परचेज किया था, बट जो हमें नजर आ रहा है वो आ रहा है 170 का। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो 80 का है, और 80 का हमने सेल कर दिया होगा। मगर जो 80 का हमने सेल किया है उसके बारे में वो बता रहा है कि जो हमने उसकी कॉस्ट थी वो थी 60, तो 80 का हमने सेल किया, कॉस्ट 60 थी। 80 का हमने सेल किया, 80 का हमने सेल किया, कॉस्ट 60 थी। इसका मतलब जो 20 का जो मार्जिन है वो क्या है हमारे पास, वो गेन होगा कि हमने 20 पे हमने गेन पे सेल किया है। ऐसे फिर हम आते हैं कि हमने कितने का था, बुक वैल्यू इसकी 40 थी, जब हमने सेल किया वो कितने की थी, उसकी कॉस्ट 80 की थी,
बुक वैल्यू इसकी 40 की थी, तो इसका मतलब है उसका 40 का डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, तो डेप्रिसिएशन हमारे पास 40 है, ये वाला 40 है, और जो गेन ऑन सेल है वो हमारे पास E20 आ रहा है। तो गेन हमने ऐड किया होगा, तो हम यहाँ पे आके उसको माइनस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दें, तो हमने इसको प्लस माइनस कर लिया, तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारे पास निकल आया 400 का प्लस माइनस करने पे। इंक्रीज और डिक्रीज हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई करंट एसेट नज़र नहीं आ रहा। अगर करंट एसेट्स होता तो हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते। इसी तरह से हमारे पास कोई करंट लाइबिलिटी नज़र नहीं आ रही, कोई करंट लाइबिलिटी होती तो हम उसको डिक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते। तो हमारे पास वो नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ यही नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन गया है। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने फर्नीचर परचेज किया है, कितने का परचेज किया है वही बता रहे हैं, हमने 250 का परचेज किया है। तो परचेज आ गया हमारे पास 50 का। कुछ हमने सेल भी किया है, वो सेल आ रहा है हमारे पास, बता रहा है कि कितने का सेल कर दिया हमने, 60 का सेल किया है, जो सी कॉस्ट थी, तो 60 का हमने सेल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने 80 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए 80 हमारे पास सेलिंग प्राइस थी, ये हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है एसिड की वो 60 है, तो हमने कॉस्ट लेनी है, सेलिंग प्राइस नहीं लेगी, क्योंकि सेल लेंगे तो हम गेन या लॉस में चले जाएंगे। तो हमने ले लिया 60 की आ रही है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा कोई और हमारे पास फिक्स एसेट पे क्या है, हाँ हमारे पास क्या था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी फिक्स एसेट है। कितने का था, 250 का था, और अब कितना हो गया, वो 600 का हो गया है। इसका मतलब जिसका डिफरेंस है वो क्या होगा, परचेज होगा। तो हमने यहाँ पे 350 का फिक्स हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने परचेज की। तो अगर हम प्लस माइनस कर लें तो टोटल 540 का हमारे पास नेट कैश आउटफ्लो आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आगे बढ़ते हैं, बस ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, शेयर्स। तो शेयर्स हमारे पास पहले कितने थे, हमारे पास रिडीमेबल थे 1000, और अब कितने हो गए, वो 1100, मतलब 100 का हमने मजीद इशू किया है। इस तरह से हमारे पास जो शेयर कैपिटल था वो था 1000 का, और अब हो गया 1200 का। तो 200 हमारे पास हमने 200 का यहाँ पे इशू किया है, तो 100 यहाँ के और 200 यहाँ के। तो हमारे पास 200 ये वाले और 100 ये वाले। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई लॉन्ग टर्म डेट है, अब बस सब चीज़ें हो गई। हाँ हमारे पास क्या था, हमारे पास था कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं है हमारे पास। हाँ हमारे पास है डिविडेंड पेड, जो कि 80 का है, हमने डिविडेंड पे किया है, तो हम यहाँ पे डिविडेंड पेड भी ले लेंगे 80 का। कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। हाँ यहाँ पे देख लें, डिविडेंड पेड यहाँ पे माइनस होना है, मगर जब हमने नेट इनकम की कैलकुलेशन की थी तो हम उस कैलकुलेशन में यहाँ पे ऐड करेंगे। जब नेट इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ऐड होगा, और जब हम फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आके माइनस होगा। हमें क्या करना है, नेट चेंज निकालना है इंक्रीज डिक्रीज का। तो हमने क्या किया, हमने क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 400, इन्वेस्टिंग का -540, और फाइनेंसिंग का हमारे पास 220। तो इन सब से हमारे पास जो आ गया नेट कैश फ्लो वो आ गया 80 का आ गया। इसमें हमारे पास जो बिगनिंग था, कैश का बिगनिंग 10 हमने वो ले लिया, तो हम चेंज और ये बिगनिंग दोनों को अगर हमने ऐड किया तो हमारे पास ये 90 आ गया, जो कि हमारे पास कैश के एंडिंग के बराबर है। इसका मतलब हमने ये सवाल सही सॉल्व किया है।